नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। धामी सरकार ने 14 भाजपा नेताओं को सौंपे दायित्व। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास। गढ़वाल से 8 और कुमाऊं से 6 नेता शामिल। चारधाम यात्रा के 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। ऋषिकेश में 24 ISBT में 6 काउंटर उपलब्ध। सीडीओ ने इसकी समीक्षा। नैनीताल में अब रोस्टर से मिलेगा गैस सिलेंडर। SDM बाजिश खलीक ने वितरण के लिए निर्देश। चमोली के गुइलो गांव के जंगलों में भड़की आग। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। महिला अधिकारियों ने संभाली रात्रि चेकिंग की कमान। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों में ट्रैकिंग पर लगी रोक। हाई अलर्ट पर प्रशासन सख्त। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। देहरादून में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए नगर निगम परिसर में जुगमंदर हॉल टाउन हॉल का लोकार्पण किया गया। इस हॉल को सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं के समन्वय के रूप में विकसित किया गया है, जो आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि यह हॉल शहर की विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि नगर निगम देहरादून तेजी से बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। शहर में पार्कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लिए सीवेज और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही 1400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं शहर में चल रही हैं, जो भविष्य में देहरादून के विकास की मजबूती की नींव साबित होंगी। जो जुगमंदर हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ा रहा है। पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें लग रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दूध बनाने के लिए यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है। अगली खबर लक्सर से है। पथरी क्षेत्र के इब्राहिमपुर में 2 पक्षों में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार की सुबह इब्राहिमपुर गांव में एक घर में मौत हो गई थी और परिजन मृतक को दफनाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पड़ोस में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने परिवार पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश है, जिसने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष की ओर से पथरी थाने में तहरीर दी गई है। मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। देखिए, आज सुबह जो है थाना पथरी के अंदर के गांव पड़ता है इब्राहिमपुर में कुछ झगड़े की सूचना थी। स्थानीय पुलिस मौके पर गई तो ज्ञात हुआ कि गांव में 2 पक्ष जिनमें आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है, में से लेकर एक परिवार में आज किसी की मृत्यु हुई थी, तो दूसरा पक्ष है उस मृत्यु में शरीक होने आ गया था। तो जिसमें पहले पक्ष को आपत्ति हुई, तो आपत्ति होने में दोनों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद उत्पन्न होने के बाद थोड़ा आपस में झगड़ा होने लग गया। जब पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनको शांत किया गया, तो उसमें कुछ पक्षों को हल्की फुल्की चोटें आई है, जिनको कि मेडिकल के लिए भेज दिया गया। थाने में तहरीर प्राप्त होगी, उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। अगली खबर कालाढूंगी से। विधानसभा में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक निजी कार्यक्रम गेबुआ गांव में होने जा रहा है, जिसके चलते कालाढूंगी विधानसभा के कांग्रेसी पदाधिकारी अपनी 3 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी और जिला पंचायत सदस्य अनरब कंबोज ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को लागू किया गया है, जिससे प्राधिकरण की मनमानी से जनता त्रस्त है, जिसको लेकर कई बार सरकार को अवगत भी कराया जा चुका है। पिछले 5 सालों में जो
इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, चाहे वो जैसे हमें जानकारी मिली है कल मुख्यमंत्री जी गैबुआ में आ रहे हैं, तो हम अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। हम सब कांग्रेसी कल बैलपड़ाव में एकत्रित हो रहे हैं और हमारी 3 मांगे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राधिकरण। जो इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था इतनी दुर्दशा कर रखी है, वही स्वास्थ्य के सेक्टर में है, उधर भी दुर्दशा कर रखा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राधिकरण लगा के काला कानून इन्होंने लगाया है, उसके खिलाफ हम काले झंडे दिखा के उनका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गैबुआ में आ रहे हैं, एक उनका प्रोग्राम है, उसको लेकर हम सब लोग लामबंद हैं। उसमें प्रमुख रूप से हमारी 3 समस्याएं हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और प्राधिकरण है। तो हम लोग स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि ग्रामीण जन बहुत परेशान है प्राधिकरण को लेकर, और जो शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हो गई है विभिन्न क्षेत्रों में। और तीसरी बात है चिकित्सा को लेकर स्थिति बहुत पक्ष में नहीं है। और आप देख रहे होंगे हजारों मौतों का डाटा सरकारी अस्पतालों से निकल के आ रहा, वजह कि वो अस्पताल ना होकर वो मौत के सेंटर बन गए हैं। इसका हम विरोध करने जा रहे हैं और इस विरोध को हम एक बड़ा विरोध के रूप में दर्ज करवाएंगे और जनता की आवाज को हम बुलंद करेंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा सपना। 2027 चुनाव नजदीक है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अभी से गुटबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में 2027 का कांग्रेस का चुनाव जीतने का दावा कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। नैनीताल जिले के कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए पुष्कर नयाल ने बताया है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य लाखन नेगी को कांग्रेस में शामिल किए जाने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वह खुद भीमताल विधानसभा सीट से पार्टी के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कार्यकर्ताओं का उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भाजपा से आए लाखन नेगी को सदस्यता दिला दी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है। नयाल ने बताया कि इस फैसले का भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विरोध हो रहा है और कार्यकर्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य कांग्रेस के और कार्यकर्ता भी इस्तीफा देंगे। नहीं, देखिए, मैं भीमताल विधानसभा से एक बहुत सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। मैं उपाध्यक्ष जिला पंचायत भी रहा, नैनीताल विधानसभा प्रभारी भी रहा। तो भीमताल से बिना हम लोगों की राय मशवरा और लिए मैं भी एक दावेदार के रूप में प्रस्तुत था। तो हमारे वरिष्ठ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राज्य की सरकार से के साथ हैं, तो वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष को लेके आए जो लाखन नेगी को अंदर ले गए। उससे मैं नाराज हूँ और मैं सहमत नहीं था कि थोड़ी बहुत तो हम लोग की नाराजगी जो थी, अब वो नाराजगी पूर्ण रूप से बदल चुकी है और मैं बहुत नाराज हूँ। इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अल्मोड़ा में भाजपा नवनियुक्त महिला मोर्चा नगर मंडल का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारी को 5वां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा संगठन को मजबूत करने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। मेरी नगर की टीम की घोषणा की गई थी, इनका सब स्वागत प्रोग्राम था, तो इसलिए हम ये अब 2027 में आने वाले चुनाव सब मिलजुल के काम करेंगे। महिलाएं भी देखो इतने आगे आ रही हैं, ये सब महिलाएं घर गृहस्थी वाली हैं, उसके बाद भी आगे बढ़ के इस टीम में आ रही हैं, अपना घर का काम करके भी उसके बाद भी यहाँ तक पहुँच रही हैं, क्योंकि इस उसमें इनको बहुत आगे जाना है। इनको ये है कि हमें यहाँ आके कुछ ना कुछ मिलना ही है, आगे बढ़ने की बहुत चॉइस है इनमें, इसलिए आगे ये टीम की घोषणा की गई है। सब औरतें ही हैं इसमें, लेडीज ही हैं। ऐसे करके हम जाएंगे, हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहे। मोदी जी ने हमें छूट दे रखी है, तो इस हिसाब से हर औरत चाह रही है कि हम आगे बढ़ें करके। आज जो हमारी महिला मोर्चा नगर की जो टीम बनी है, इनको मैं बधाई देती हूँ। इनके उज्जवल भविष्य और आगे को संगठन हमारी सशक्त रहे, महिला सशक्तिकरण है, तो हमारी महिला बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। ये महिला मोर्चा नगर का पदभार संभालिए। आज सभी टीम को, अध्यक्ष की सारी टीम को मैं बधाई देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसकी रीति नीति से वे आगे बढ़ाएंगे, दलदल राजनीति से ऊपर
उठ के वो काम करेंगी महिलाएं। और युवा मोर्चा को भी, जो हमारा अल्पसंख्यक है, उनको भी मैं बधाई देती हूँ। वो अपना मोर्चा संभालेंगे और अपने उन्होंने पदभार संभाल लिया उन्होंने। आज सभी अध्यक्ष और उनकी टीम तो बढ़ चढ़ के अपनी पार्टी को पदभार संभाल के संगठन को मजबूती देंगे। खबर लक्सर से है। लक्सर के सुल्तानपुर गांव निवासी अलाउद्दीन ने 28 मार्च को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव के कुछ लोगों ने उसके खेत पर खड़े शीशम और नीम के चोरी से काट लिए हैं। सीओ देवेंद्र नेगी ने बताया कि लक्सर पुलिस ने अवैध रूप से प्रतिबंधित शीशम और नीम के पेड़ को चोरी से काटकर बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुलफाम, अखलीम, शाहरुख उर्फ ताड़ा और मुर्तजा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से ट्रक, एक कुल्हाड़ी और नगद 24,400 रुपये बरामद किए हैं। आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 28 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना लक्सर में कि कुछ लोगों द्वारा वादी के खेत से शीशम के पेड़ काट दिए गए, जिस पर स्थानीय थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें प्रकाश में आए 4 मुलजिम पर कल 4 मुलजिमों को विवेचक के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। नैनीताल में इन दिनों रसोई गैस की कमी को लेकर उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए एसडीएम नवाजिश खलीक ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए गैस एजेंसियों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिससे रसोई गैस वितरण में परेशानियां आ रही हैं। जिसके बाद एसडीएम ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि उपलब्ध संसाधनों का पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से, साथ ही बुकिंग के आधार पर हर क्षेत्र में गैस पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा यदि किसी क्षेत्र में 50 सिलेंडर बुक हैं तो एजेंसी 55 सिलेंडर लेकर जाए ताकि उपभोक्ता खाली हाथ न लौटें। बैठक में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेंद्र बिष्ट और पर्वत गैस एजेंसी के प्रबंधक अंकिता पांडे सहित अन्य एजेंसी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विगत कुछ समय से जो गैस में लोगों का कहना था कि उनको समय से गैस नहीं मिल पा रही है, तो उसको जानने के लिए आज मेरे द्वारा सभी जो भी गैस प्रबंधक हैं और हमारे जो एआरओ हैं उनके साथ बैठक ली गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि गैस के लिए किसी भी व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं और डोर टू डोर डिलीवरी है उसका आप स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करें और इंश्योर करें कि जो आपकी जितनी बुकिंग्स हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप वहाँ पर लेकर जा रहे हैं ताकि शॉर्टेज आपको मौके पर ग्राउंड पर ना रहे। लक्सर तहसील क्षेत्र के अब्दीपुर में तहसील प्रशासन की ओर से आज फिर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा पैमाइश की गई। तहसील प्रशासन की टीम ने द्वारा लगातार पैमाइश कर नंबरों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अवैध कब्जा बरकरार है। शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार अब्दीपुर ने बताया कि हमारे द्वारा गांव में बंजर जमीन व वन विभाग की टीम पर अवैध कब्जा करने वालों की शिकायत एसडीएम लक्सर व जिलाधिकारी हरिद्वार के यहाँ की गई थी। जब हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर हमें उच्च न्यायालय नैनीताल का सहारा लेना पड़ा। उच्च न्यायालय ने नैनीताल के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा 26 फरवरी को पहली बार पैमाइश की गई, जिसके बाद 27 मार्च को दूसरी बार, 1 अप्रैल को तीसरी बार राजस्व विभाग की टीम के द्वारा पैमाइश की गई। इसके बीच भी गैर बताओ पैमाइश की गई। अभी तक भी बस कभी 4 हेक्टेयर चिन्हित, कभी वन विभाग की जमीन को आज फिर तहसील प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों के द्वारा पैमाइश की गई। अवैध कब्जे अभी भी बरकरार हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा के पॉपुलर काटे गए, उसके बाद 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का गन्ना काटा गया। अब फिर अवैध रूप से बोई गई गेहूं की फसल कटवाने के संबंधित अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवैध कब्जा अभी भी नहीं हटाया गया तो हमें मजबूर होकर उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। कानून को अनिल गुप्ता के द्वारा बताया कि सभी अब्दीपुर के नंबरों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ में गन्ना खड़ा हुआ है, कुछ में गेहूँ खड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने अभी गन्ने की फसल लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन सभी व्यक्तियों के नाम की लिस्ट। मैच तो पहले लगभग 1.5 महीने से चल रही, पहले हुई थी लगभग, अब हुई 2-3 दिन से लगातार ही चल रही है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है मैच में कब्जे भी पाए जा रहे हैं, काफ़ी लोगों के पाए जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भूमि अब तक क्लियर नहीं हुई। ना 216 नंबर खसरा जो हो गया वन विभाग का,
और 207 नंबर भी जो वन विभाग का वो भी क्लियर नहीं किया इन लोगों ने। और आज मुझे तो ऐसा लग रहा है भी खाना पूर्ति ही कर रहे, कब्जे काफ़ी पाए जा रहे। पहले इन लोगों ने जो था गन्ने काट लिए। हम लोगों ने जितने बंजर के नंबर थे और हमारे नदी के नंबर थे, कुछ वन विभाग के थे, टोटल नंबर हमने कंप्लीट कर दिए हैं ट्रेस करके, और उनकी लिस्ट बढ़ा ली जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें गन्ना भी बो रखा है, अभी गन्ने बोए हैं, कुछ ने फसल गेहूँ की भी लगा रखी है, और कुछ एरिया खाली भी पड़ा है नदी के रूप में जो पड़ा है। नदी इन टोटल नंबरों की हमने एक लिस्ट बना ली है, जिन जिन लोगों के कब्जे हैं उनके नाम नोट कर लिए हैं। हमारी जो पैमाइश पूर्व लगभग 10-15-20 दिन पहले हो चुकी थी, वही हुई है। उसके बाद वन विभाग के किसी भी खसरे को अभी तक नहीं छेड़ा गया है। जो भी खसरों की पैमाइश हो रही है वो राजस्व विभाग के अपने खसरे नंबर हैं, हमारी कोई पैमाइश उसमें अभी नहीं हुई। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम के तहत जहां आम जनता की समस्या सुनकर सरकारी लाभ दिया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों की मुख्य समस्या पलायन को रोकने के लिए भी धामी सरकार ने प्रभावशाली कार्य के साथ अब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रहे उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने 4 सालों में पलायन रोकने और रिवर्स पलायन के लिए उच्च स्तरीय कार्य किया है। उत्तराखंड के अलग अलग गांवों में देश और विदेशों से लौटे रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को एकजुट करके पलायन आयोग इन सभी लोगों के अनुभव लेगा। साथ ही इन लोगों को एकजुट कर क्षेत्र में नए रोजगार और नए अपॉइंटमेंट मॉडल का भी डेटा कलेक्ट करके सरकार की योजनाओं में इन्हें शामिल करेगा, जिससे इस तरह के रोजगार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कर सकें और उनके अनुभव से भी सीख सकें। आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर प्रवासी पंचायत आयोजित की जा रही है। रिवर्स पलायन के संतोषजनक आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि प्रवासी पंचायतों के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासियों को और प्रेरित किया जाए। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस प्रवासी पंचायत में अपने गाँव में स्वरोजगार कर चुके प्रवासियों को गाँव के अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही पलायन कर चुके लोगों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वो भी प्रेरित होकर वापस गांव में स्वरोजगार कर सके, जिस पर सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है, और ये जो प्रवासी पंचायत आयोजित की जाएंगे ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे आयोजित की जानी है। और अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दी है जो रिवर्स वाले आए हैं, रिवर्स पलायन करके लोग आए हैं, जो मैंने कहा 6-6.5 हज़ार लोग हैं जो कि पलायन कर गए थे, वापस अपने गांव में आके रोजगार कर रहे हैं। उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। और उस चर्चा के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि प्रवासी पंचायत आयोजित की जाए, जिससे कि लोग और प्रेरित हों गाँवों पे जाने में। प्रवासी पंचायत देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी सोच माननीय मुख्यमंत्री की। उन्होंने सोचा है कि प्रवासी जो हमारे अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, देश के अंदर और जो विदेशों में भी रह रहे हैं, वो आए। इस तरह के सम्मेलन पूर्व भी माननीय धामी सरकार ने किए हैं और आज भी इसकी शुरुआत की गई है, ताकि आए अपने गांव में रहें, यानी कि रिवर्स पलायन हो। और रिवर्स पलायन पहले भी हुआ है, जब कोरोना काल में हम जूझ रहे थे उस समय भी रिवर्स पलायन हुआ, और आज कुछ लोगों ने अच्छे उद्यमी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 4 साल का कार्यकाल पूरा निराशाजनक रहा। किस प्रकार से इनके 4 साल के जो इनका पूरा हुआ है उसमें किस प्रकार से छात्रों को लाने का इन्होंने काम किया। बसों में भर भर के जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे थे उनको आप कार्यक्रम में लेके आ रहे हैं। रिवर्स पलायन की आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, प्रदेश के अंदर कितना रिवर्स पलायन हुआ, कितने बेरोजगार युवकों को आपने रोजगार दिया, कितने उद्योग धंधे प्रदेश के अंदर लगे, कितनी लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को आपने बढ़ावा दिया। प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी विकास की नीति ये लोग लेके नहीं आए जिसको हम इनकी उपलब्धि कह सके। पूरे प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक प्रदेश बना, पहली निर्वाचित सरकार में जब नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
अब तक के आंकड़ों की बात करें तो रिवर्स पलायन करने वाले जिलों में सबसे ज्यादा 1213 लोगों ने पौड़ी जिले में वापसी की है। इसके बाद अल्मोड़ा में 976, टेहरी में 827 और चमोली जिले में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन करने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, होम स्टे जैसे कारोबार में लौटकर हाथ आजमाया है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि अभी तक हुआ पलायन भाजपा सरकार आने के बाद से सार्वत्रिक देखने को मिला है। भाजपा रिवर्स पलायन को लेकर भविष्य का खाका तैयार करने की बात कर रही है। विपक्षी दलों पर प्रहार करती भी नजर आ रही है। रिवर्स पलायन हम लोग हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, जो हम जिनको प्रवासी हमारे जो लोग हैं, वो पूरे देश में और विदेश में है। अगर यदि हमारी सरकारों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, यदि उनको सहभागिता, अगर प्रदेश में उनके विकास की सहभागिता में उनको सहभागिता बनाया होता, तो आज सिडकुल में आप ये देखिए धामी जी और या जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, वो उत्तराखंड क्रांति दल को और जनता को ये श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने सिडकुल में कितने पहाड़ियों को भूमि आवंटन की। भाई रिवर्स प्लान तो तब होगा ना जब आपने उनको भूमि आवंटन की हो। देखिए धामी जी, पहली बात तो ये बताएं कि जो पलायन आयोग था वो कहाँ चला गया है। पलायन आयोग खुद भारतीय जनता पार्टी का पलायन कर चुका है और आप रिवर्स पलायन की बात कर, रिवर्स पलायन की बात हुई है तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। कोरोना काल के वक्त जब प्रवासी मजदूर प्रदेश में वापस आए थे तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये निवेदन किया था कि कुछ ऐसा करिए, ऐसी नीतियां और रीतियां बनाइए जिससे कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं इन्हें वापस ना जाना पड़े और उस रिवर्स पलायन करके ये यहाँ पे रह जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, सारे प्रवासी मजदूर यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना हमारे लिए रोजगार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और विशेष रूप से वर्तमान सरकार और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रिवर्स पलायन पर रहा है और यही उत्तराखंड की भविष्य की जरूरत भी है, जिसे युवा मुख्यमंत्री ने समझा और उसके अनुरूप शासन प्रशासन के स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पूरी तरह से निर्देश दिए गए और उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पंचायतों की जो है अगवानी करेंगे। पंचायतों में इन सब मुद्दों के साथ रिवर्स पलायन को लेकर जो भविष्य की सुदूर पर्वतीय जनपदों में, क्षेत्रों में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप सरकार योजनाएं बनाए, उन योजनाओं को धरातल पर उतारे। आपको बता दें कि बीते कोविड काल में अपने गांव लौटे प्रवासियों के अनुभव के आधार पर स्वरोजगार को अपनाया है। कई प्रवासी कृषि, बागवानी, मसाले की खेती, सघन फसलें, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन के अलावा होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट, पशुपालन और डेयरी में अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने देश विदेश में जाकर प्रवासियों को उत्तराखंड में निवेश के अवसर प्रदान करते हुए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी थी। लेकिन धामी सरकार की प्रवासी पंचायत के मास्टर स्ट्रोक से उत्तराखंड के गाँव एक बार फिर गुलजार होंगे और पहाड़ी लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अप्रैल माह में होने जा रहा ये सम्मेलन कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।